Welcome everyone. In this video we are going to discuss about Maxwell's equations. In previous video we have discussed about first Maxwell equation and second Maxwell equation. Here we are going to discuss Maxwell third equation and Maxwell fourth equation. First of all, what are Maxwell's equations? There are four fundamental equations of electromagnetism known as Maxwell's equations. This is first equation, second, third and fourth. Now, Maxwell's equations in free space. In free space, the volume charge density rho and current density J is 0. Hence मैक्सवेल इक्वेशंस टेक द फॉर्म, ये मैक्सवेल इक्वेशंस आ जाएगी फ्री स्पेस के अंदर, मुक्त आकाश के अंदर. इसमें रो भी जीरो होता है और जे भी जीरो होता है. डी यहाँ डी एप्सिलॉन नॉट ई होगा और बी म्यू नॉट एच होगा. वेयर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रेस्पेक्टिवली. एप्सिलॉन नॉट क्या है? मुक्त आकाश या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और म्यू नॉट है मुक्त आकाश की चुंबकीय पारगम्यता. मैक्सवेल इक्वेशंस इन लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम. रेखीय समदेशिक माध्यम में मैक्सवेल की समीकरण है. तो कोई भी रेखिक समदेशिक माध्यम है लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, उसके लिए D इजिकल टू एप्सिलॉन ई और B इजिकल टू म्यू एच. एप्सिलॉन तो हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और म्यू हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, निरपेक्ष विद्युतशीलता और ये चुंबकीय पारगम्यता. तो लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशंस का स्वरूप इस प्रकार हो जाएगा. D की जगह एप्सिलॉन ई रख देंगे, एप्सिलॉन इधर ले आएंगे. यहाँ B की जगह म्यू एच, म्यू जीरो की ओर आ जाएगा. यहाँ B की जगह म्यू एच रख देंगे और यहाँ D की जगह एप्सिलॉन ई रख देंगे. डेरिवेशन ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस. पिछले वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF induced in a closed loop is defined as a negative rate of change of magnetic flux. तो ये फेराडे लॉ है. E इजिकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस एस इज गिवन बाय, सरफेस एस जो है उससे कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, कितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो रहा है, फाई इजिकल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, वेयर एस इज द सरफेस हैविंग लूप एस बाउंड्री, जिसकी लूप बाउंड्री है. नाउ E इजिकल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई का मान रख दिया. अब d बाई डी टी ये डिफ्रेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं. तो d बाई डी टी अंदर ले लिया, तो db बाई डी टी ले लिया. अब d बाई डी टी को हमने डेल्टा बाई डेल्टा टी रखा पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में, क्योंकि b यहाँ केवल टाइम के साथ परिवर्तित हो रहा है. हियर b इज चेंजिंग ओनली विथ टाइम. ये b का मान जो हम डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं वो स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, केवल टाइम कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव का उपयोग किया है. ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप. अब जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण लूप के अंदर चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है. इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज एट ए स्मॉल एलिमेंट dl ऑफ लूप, लूप का एक स्मॉल एलिमेंट ले लें dl, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो E है. तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसको कैपिटल E के रूप में भी हम इस प्रकार दिखा सकते हैं. E इजिकल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E, कैपिटल E. कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस वी गेट, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये मान आ जाएगा. अब ये लाइन इंटीग्रल है और ये सरफेस इंटीग्रल है. यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल. स्टोक प्रमेय के उपयोग से हम रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में परिवर्तित कर दें तो ये इस प्रकार आ जाएगा. सरफेस इंटीग्रल
डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, ये एज इट इज वही रहेगा। अब दोनों सरफेस इंटीग्रल है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सिंस द सरफेस इज आर्बिट्रेरी, पृष्ठ स्वच्छ है, इसलिए द अबाउ इक्वेशन होल्ड्स ओनली इफ द इंटीग्रेंट वेनिशेज, यानी ये इक्वेशन तभी लागू होगी यदि इसका जो इंटीग्रेंट है, समाकल्य है, वो शून्य होगा, क्योंकि सरफेस के अलग अलग मानों के लिए इस सरफेस इंटीग्रल का मान 0 है। तो सरफेस का मान चेंज कर रहे हैं तो भी इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब अंदर की जो क्वांटिटी है इसका मान 0 होना चाहिए। तो ये मान 0 हो गया, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। तो ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगी। नाउ द डेरिवेशन ऑफ फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब हम चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण की व्युत्पत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज μ0 टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। यानी एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार क्या है, कोई भी बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय प्रेरण B का रेखा समाकल क्या होगा, μ0 टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, उस पथ द्वारा परिबद्ध जो धारा है उसके गुणनफल के बराबर होगा। Here μ0 is the permeability of free space. Putting B is equal to μ0 H in equation 1, we get this one. If J represents the current density, then J अगर current density है तो I is equal to ये जो लूप है इसके अंदर का सरफेस S है, तो लूप उस सरफेस की बाउंड्री है, और करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पूरे सरफेस में, और करंट डेंसिटी J है, तो टोटल करंट ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो I का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक लाइन इंटीग्रल होगा और ये सरफेस इंटीग्रल होगा। अब हम इस लाइन इंटीग्रल को भी सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। बट फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, ये जो लाइन इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये वैल्यू वहाँ रख देंगे पहले वाली इक्वेशन में, ये आ जाएगा। अब दोनों सरफेस इंटीग्रल है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा। एज द सरफेस इज आर्बिट्रेरी, जिसे पहले भी अपन देख चुके हैं कि पृष्ठ स्वच्छ है, देयरफॉर द इंटीग्रेंट मस्ट वेनिश, इसलिए जो समाकल्य है इसका मान 0 होना चाहिए, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल का मान 0 है, तो सरफेस के अलग अलग मानों के लिए 0 प्राप्त होता है, तो इसका इंटीग्रेंट 0 होना चाहिए। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। तो ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है उसका डिफरेंशियल फॉर्म आ गया, अवकल स्वरूप आ गया। लेट अस एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन 6। अभी हमने जो इक्वेशन ज्ञात की थी लास्ट, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। अब हम इस इक्वेशन की वैधता को समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए ज्ञात करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे। सिंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, कोई भी सदिश राशि है उसके कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है, देयरफॉर डेल डॉट डेल क्रॉस एच 0 हो जाएगा, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। देन इक्वेशन 6 एम्प्लाइज, तो डेल डॉट जे भी 0 हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डाइवर्जेंस लेने पर 0 आता है तो राइट हैंड साइड में डाइवर्जेंस लेने पर भी 0 आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण से डेल डॉट जे प्लस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी। तो डेल डॉट जे 0 है तो डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल डॉट जे इक्वल टू 0 ओनली इफ डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेट इज चार्ज डेंसिटी इज स्टैटिक। ये 0 है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, स्टैटिक होगा, स्थितिक होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा उसके अंदर। Thus we conclude that Ampere's equation is valid only for steady state conditions, यानी जो एम्पियर्स की इक्वेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू μ0 I, वो केवल स्थायी अवस्थाओं के लिए ही लागू होती है, एंड इज इनसफिशिएंट फॉर द केसेस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड्स, यानी जो समय परिवर्ती क्षेत्र है
उसके लिए यह अपर्याप्त है। हेंस टू इंक्लूड टाइम वेरिंग फील्ड्स एम्पियर्स लॉ मस्ट बी मॉडिफाइड, यानी समय परिवर्ती क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एम्पियर के नियम का कुछ प्रवर्धन करना पड़ेगा, उसको कुछ रूपांतरित करना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। मैक्सवेल्स assumed that the definition for current density J is incomplete, यानी जो धारा घनत्व J लिया उसकी परिभाषा अपूर्ण है, and hence something say JD must be added to it, तथा फल उसमें माना JD जोड़ा जाना चाहिए। Then the total current density which must be solenoidal becomes this one, यानी जो टोटल करंट डेंसिटी है वो J नहीं होनी चाहिए, J प्लस JD होनी चाहिए। जैसे पहले J सोलेनोइडल था तो J प्लस JD भी सोलेनोइडल होना चाहिए। सोलेनोइडल परिनालिकी मतलब जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो वेक्टर सोलेनोइडल होता है, परिनालिकी होता है, तो इसका डाइवर्जेंस भी 0 होना चाहिए। यूजिंग दिस पोस्टुलेट, ये जो पोस्टुलेट JD वाला लिया हमने, ये अवधारणा ली, इक्वेशन 6 बिकम्स डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस JD, यानी J की जगह आ गया J प्लस JD मैक्सवेल के अनुसार। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई JD, अब JD क्या है इसको आइडेंटिफाई करना है। लेट अस टेक द डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 9, वही डाइवर्जेंस लें जैसे पहले लिया था, डेल डॉट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू दिस। अब वेक्टर आइडेंटिटी से डेल डॉट डेल क्रॉस H 0 हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0, देयरफॉर ये भी 0 हो जाएगा। डेल डॉट JD इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट J। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डेल डॉट J इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये मान इसमें रख देंगे, तो डेल डॉट JD इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन डेल्टा T। फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ डेल डॉट D इक्वल टू रो, तो रो की जगह हम उसमें डेल डॉट D रख देंगे। अब डेल बाई डेल T को अंदर ले लेंगे, दोनों डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो ये लेफ्ट वाली क्वांटिटी JD और डेल्टा D अपॉन डेल्टा T दोनों बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज, तो एम्पियर के नियम का जो प्रवर्धित रूप है वो डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, जो कि टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए लागू होती है, समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए लागू होती है। द टर्म विच मैक्सवेल एडेड टू एम्पियर्स लॉ to include time varying fields is known as displacement current। मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में जो पद जोड़ा, वो पद किसको शामिल करने के लिए जोड़ा, समय परिवर्ती क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जोड़ा, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D चेंजेस विथ टाइम, क्योंकि इसका मान जब प्राप्त होता है जब विद्युत विस्थापन सदिश D का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार चारों मैक्सवेल इक्वेशन की व्युत्पत्ति हमने की है। किस प्रकार मैक्सवेल इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। थैंक यू।